हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज मैंने जैसा कि आपको कल बताया था कि पी वाई क्यू यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी में पिछले वर्ष में आए हुए हैं, तो पिछले वर्ष लगभग जो है आपके 5 सालों के अंतराल में जो कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और बट्टा यानी डिस्काउंट पर आए हुए कुछ क्वेश्चनों को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में देखेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले डिस्काउंट पर कुछ जो मैंने आपको बताया था कि एक आध दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को जो है पूरा करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग पी वाई क्यू देखेंगे। तो यह आपके सेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो कि यूपीएससी, ये फिलहाल यूपीएससी का पी वाई क्यू है। इसके बाद जो पी वाई क्यू मैं आपके लिए ले आऊँगा वो स्टेट लेवल पे होगा कि स्टेट लेवल पे किस तरह से जो है क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। ठीक है, फिलहाल ये जो आज का पी वाई क्यू है वह बिल्कुल बेस्ड यूपीएससी पे है, जो कि पिछले 5 से 6 सालों के अंतराल में जो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो डिस्कशन करने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसी कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग पी वाई क्यू देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य, ठीक है, अगर हम किसी वस्तु का मूल्य जो है लागत मूल्य से बढ़ा दें, ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कास्ट प्राइस। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से A% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है ना, बढ़ा दिया जाता है, तो भी तो भी यक्स प्रतिशत का लाभ होता है। यक्स प्रतिशत का लाभ, ठीक है, तो यक्स प्रतिशत का क्या होता है, लाभ होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यक्स प्रतिशत का लाभ नहीं, यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा चेंज, ठीक है, बढ़ा दिया जाता है, फिर फिर वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, तो तो लाभ या हानि प्रतिशत होगी, लाभ या हानि प्रतिशत होगी। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से यानी उसका जो कास्ट प्राइस है, जो उसका क्रय मूल्य है, उस क्रय मूल्य से अगर A% बढ़ा दिया जाए और बढ़ा के फिर कुछ जो है छूट दिया जाए, तो उस वस्तु पर कुल दुकानदार को जो है कुल कितना लाभ या फिर हानि प्रतिशत होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट आप ध्यान में रखेंगे क्या फार्मूला यूज करेंगे, जितना बढ़ाएगा, ठीक है, पहले आप उसको लिखेंगे A-B-A/100। ठीक है, तो ये शॉर्ट फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है, जो भी आएगा वह इतना क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यानी A-B-A/100 हो जाएगा। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। हम इसको कॉन्सेप्ट के जरिए भी बताएंगे और ट्रिक के जरिए भी बताएंगे, तो दोनों आप देखिएगा। ठीक है, जिससे आपको आसानी लगे वह आप यूज करिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु पर
एक वस्तु के क्रय मूल्य से ठीक है 50% अधिक अधिक मूल्य अंकित करता है फिर वह 30% का ठीक है 30% फिर वह उस वस्तु पर 30% की छूट देता है 30% की छूट देता है तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत होगा। तो दुकानदार को कितना जो है कितने परसेंट का जो है लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा यह पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर ट्रिक से अगर हमको करना होता तो हम क्या करते हैं भाई, आपके ऑप्शंस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं 10%, 8%, 5%, 6%। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं। चले, अगर ट्रिक से अगर हमको करना होता तो हम क्या करते हैं, जो जितना बढ़ाया जाता है क्रय मूल्य पर वह होगा आपका ए हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। ठीक है, फिर जितना छूट दिया जाएगा वो बी होगा, बी कितना छूट देता है तो 30% का छूट देता है। ठीक है, तो कुल जो लाभ प्रतिशत होगा तो लाभ प्रतिशत होगा क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ए की वैल्यू 50 माइनस 30 और माइनस 50 इंटू 30 अपॉन 100। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 50 में से 30 निकल गया तो ये आ गया आपका 20 माइनस यहाँ कितना हो गया 5×15, 20 में से 15 घट गया तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 5% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी को मान लो हमको इसी को कॉन्सेप्ट के जरिए अगर हमको लगाना हो तो हम कैसे इसको कॉन्सेप्ट के जरिए यहाँ पर इसको लगाएंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखिए। तो हम मान लेते हैं जो लागत मूल्य है यानी कास्ट प्राइस है, हम सपोज कर लेते हैं कि कास्ट प्राइस कितनी है एक्स है। अच्छा, अब इसी कास्ट प्राइस का ही 50% क्या किया जाता है बढ़ाया जाता है। तो अब 50% जब बढ़ाया जाता है ठीक है तो अंकित करता है, बढ़ाया जाता है मतलब अंकित करता है, तो ये कैसा प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस हो जाएगा, यानी अंकित मूल्य हो जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इस कास्ट प्राइस का 50% ज़्यादा, यानी क्या हो जाएगा x इंटू 50% ज़्यादा मतलब 150/100। इतना तो आप लोग अब जानते ही हो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15x/10। कितना हो जाएगा 15x/10, या आप इसको काट भी सकते हो चाहे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 5 से काट सकते हो, 5×15 और 5×2 10, काटने को काट दो तो 5×15 5×2 10, यानी मार्क प्राइस कितना आ गया आपका 3x/2। ठीक है, अच्छा फिर कहता है कि जब वह बेचता है तो 30% छूट दे करके बेचता है। 30% क्या करता है छूट दे करके बेचता है। अब 30% छूट देकर बेचेगा तो मतलब क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा, और सेलिंग प्राइस क्या होता है जितना मार्क प्राइस है उसमें 30% छूट देता है। तो ये हो जाएगा आपका 3x, मार्क प्राइस कितना है हमारा ये मूल्य है उस वस्तु का, इतना बढ़ा करके अब इस पर 30% छूट देगा। 30% छूट का मतलब कितना हो गया भाई, सेलिंग प्राइस अगर 30% छूट दे रहा है तो आप लिखोगे 70/100। इतना तो आपको सभी को मालूम है 70 कैसे हुआ 100 माइनस 30, 30% छूट का मतलब 100 माइनस 30। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बाकी और यहाँ पर कोई कटेगा नहीं, तो बस ये हो गया आपका 7×21 x/10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया।
ठीक है, अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो आप जानते हो कि लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत बराबर आप फार्मूला सभी लोग जानते हो कि एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। फार्मूला सबको ध्यान में होना चाहिए। सेलिंग प्राइस हमारी हो गई 21x, कितना हो गया 21x बटे 20। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 21x बटे 20 माइनस, ठीक है, माइनस कास्ट प्राइस कितना है तो कास्ट प्राइस हमारा x है और अपान में कितना कास्ट प्राइस यानी x और इंटू 100। ये हो जाएगा आपका 20 में से इसको घटाओगे तो 20x हो जाएगा, 21 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा x बटे 20 हो जाएगा और बटे x हो जाएगा और इंटू 100। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x से x कट जाएगा, 20 आ जाएगा नीचे यानी 1 बटे 20 इंटू 100। 20 से 100 को काटोगे तो 20 पंचे 100, ये कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा 5%। कितने प्रतिशत का लाभ होगा उसको 5%। तो ये देखो कॉन्सेप्ट के जरिए लगाया गया है। हमने मान लिया कास्ट प्राइस इतना है तो मार्क प्राइस जो है एक 50% बढ़ा के किया जाता है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 30% कम हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है? ठीक है, और नहीं अगर तो आपको शॉर्ट ट्रिक का केवल फार्मूला यूज करना है, बस सीधे से आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट के जरिए भी बताया है, शॉर्ट ट्रिक भी बताया है, तो दोनों आपको जो बेहतर लगे वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, चलो इसी तरह से एक प्रश्न और एक कॉन्सेप्ट और पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर किसी वस्तु पर अगर हम छूट देने के बाद भी 8% का जो है अगर लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना जो है अंकित करना चाहिए, अगर इस तरह से पूछा जाए। ठीक है, तो मान लो किसी वस्तु पर X% की छूट देने के बाद भी, ठीक है, देने के बाद भी, ठीक है, Y% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो अगर हमको Y% का लाभ अगर हमको प्राप्त करना है, ठीक है, तो उस वस्तु तो अंकित जो मूल्य है वस्तु के क्रय मूल्य से कितना अधिक जो है मेजर करना पड़ेगा। तो लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो X% जो है छूट देता है, ठीक है, तो X% की छूट देता है, कह रहा छूट देने के बाद भी अगर आपको Y% का लाभ प्राप्त करना है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा जो है हमको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना अधिक प्रतिशत, ठीक है, तो जो अंकित मूल्य से जो क्रय मूल्य का अधिक प्रतिशत होगा वह होगा, तो आप क्या करोगे X और प्लस Y यानी इन दोनों को आपको क्या कर देना है ऐड कर देना है, अपान जितना छूट देता है उतनों 100 में माइनस करेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जो आएगा उतना प्रतिशत आपको कास्ट प्राइस से अधिक मूल्य जो है अंकित करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई समस्या? तो इसको मैं आपको कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये आपका क्या है शॉर्ट ट्रिक है जिसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह के आपको क्वेश्चन अगर मिलेंगे कि किसी वस्तु पर अगर इतना छूट देने के बाद भी अगर लाभ होता है तो कितना अंकित मूल्य जो है अंकित मूल्य
क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा जिससे उसको y% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो हम इसको कॉन्सेप्ट के जरिए भी देखेंगे और ट्रिक के भी जरिए देखेंगे। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर 20% छूट देकर बेचता है, छूट देकर बेचता है और 4% का लाभ अर्जित करता है, यानी 20% का छूट दिया फिर भी उसको 4% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ हुआ, अर्जित करता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य यानी लागत वाला मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 10%, 20%, 30% या फिर 38%, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं ध्यान से, ठीक है। अगर इसको ट्रिक के जरिए अगर करना होगा तो आप जानते हैं कि जितना छूट दिया जाएगा वह आपका यक्स है। तो छूट यानी यक्स है कितना प्रतिशत, 20%। अच्छा, वाई कौन होगा, जितना प्रतिशत वो लाभ अर्जित करता है तो 4% का लाभ होगा। ट्रिक हमारा क्या है, तो हम जानते हैं कि भाई x प्लस वाई अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है। तो x प्लस वाई मतलब 20 प्लस 4 कितना हो गया भाई, 24 हो गया। 100 माइनस एक्स मतलब 100 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा 80 और इंटू 100। 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 से काट दो तो ये हो जाएगा आपका 8 से काट दो तो 8 3 24, ये कट गया। यानी कितना आ गया आपका 30% हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो अंकित मूल्य है वह क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 30% होना चाहिए। तो उसको 4% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है, 4% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब अगर हम इसी को कॉन्सेप्ट के जरिए लगाएं तो कैसे करेंगे, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो इसकी जो अंकित मूल्य है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि जो इसका मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस नहीं मालूम है, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस हम मान लेते हैं कितना है, यक्स है। अच्छा, अब ये जो छूट देगा वह मार्क्ड प्राइस पर ही तो छूट देगा, क्योंकि जो छूट दी जाएगी, जो बट्टा दिया जाएगा वह मार्क्ड प्राइस पर ही दिया जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही वीडियो में यानी बट्टा स्टार्ट करने से पहले ही बताया था। जब भी अगर छूट दी जाएगी तो किस पर दी जाएगी, अंकित मूल्य पर यानी मार्क्ड प्राइस पर। तो मार्क्ड प्राइस अगर हम यक्स है तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा यानी जो बेचने वाला मूल्य होगा वह 20% छूट देगा इस पर। तो 20% इसका छूट का मतलब क्या हो जाएगा, तो 20% छूट का मतलब 80/100, ठीक है ना। यानी 100 में 20 घटा लोगे तो 80/100, तो 0 से 0 कट गया, या इसको काटना चाहो काट लो। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी हो जाएगा 4x/5। ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 4% का क्या है, लाभ है। 4% का क्या दिया हुआ है, लाभ है, ठीक है। यानी 4% का लाभ दिया है तो आप कास्ट प्राइस आप निकाल सकते हो। कास्ट प्राइस आप निकाल सकते हो कि कास्ट प्राइस जो है कितना होगा, ठीक है। अगर आपको सेलिंग प्राइस मालूम हो और प्रॉफिट परसेंटेज भी मालूम हो, ठीक है। तो फार्मूला आप जानते हो, पिछला वाला फार्मूला आप ध्यान में रखो। तो क्या हो जाएगा, ये 4x/5 इंटू ये हो जाएगा 100/96, ठीक है। फार्मूले सभी को आपको ध्यान में रखने होंगे,
ठीक है, तो वो कह रहा कि 96 नहीं, 4% लाभ। 4% लाभ का मतलब 100 में 4 क्या करोगे, जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा 104। ठीक है, 4 से काटना चाहो ये काट दो आप, 4 एक नम 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। 4 से फिर काट सकते हो तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2 से काटिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 50 2 से और ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये कट गया, 5 से इसको काट दो तो ये 15 में 50, यानी कुल मिला के कितना आ गया, तो ये आ गया 10x/13। कितना आ गया, 10x/13। ये आ गया कास्ट प्राइस। अब हमको सेलिंग प्राइस भी मालूम है, कास्ट प्राइस भी मालूम है, लेकिन पूछा क्या, पूछा है आपसे, ध्यान में रखिए, पूछा क्या है कि अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, यक्स। कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हमारा कितना है 10x। ये अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, ये कास्ट प्राइस है। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अधिक है। ठीक है, तो अब ये परसेंटेज वाला बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि अगर यक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है या ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर निकलते हैं अंतर और बटे में किसको रखते हैं, जिससे तुलना किया जाएगा। तुलना किससे किया जा रहा है, क्रय मूल्य से तुलना किया जा रहा है। तो बटे में हम कास्ट प्राइस लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। अंतर, इन दोनों का अंतर। अब इन दोनों का अंतर हम क्या करेंगे, इसमें यानी इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस हमेशा जो है कास्ट प्राइस से अधिक ही होगा। ठीक है, तो यक्स माइनस ये हो जाएगा 10x/13 और अपान में क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस का मतलब 10x/13 और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 13, ये हो जाएगा आपका 3x/13 और इधर हो जाएगा 10x/13। देखो 13 से 13 कट गया, यक्स से यक्स कट गया और इंटू में क्या है, यहाँ पे 100 है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 10 बचा, 10 तिहाई 30% हो गया। ठीक है भाई, जिनका मैथ अच्छा है उनको उनको बिल्कुल समझ में आएगा, जिनका मैथ बिल्कुल वीक है उनको थोड़ी थोड़ी बातें जो है बहुत यहाँ पे कंफ्यूज करेंगी। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर आपको लग रहा होगा कि बड़ा जो है झाल माल हो जा रहा है, कई बच्चे जो है मैसेज भी करते हैं। ठीक है, जिनका मैथ बैकग्राउंड अगर नहीं है तो वो थोड़ी थोड़ी इनको कम समझ में आएगा। ठीक है, आप तो ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो जब नया बैच लॉन्च होगा जिसमें आपको बिल्कुल पहले बेसिक से हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ें आपको सिखाया जाएगा, तभी आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, और यह वीडियो उनके लिए है जो कि आगामी परीक्षा है, जो कि यूपीएससी का अभी हाल ही में मई में एग्ज़ाम होने वाला है। यह सभी जो वीडियो चल रहे हैं यह उन्हीं के लिए है, यूपीएससी बच्चों के लिए। ठीक है, यानी वो कुछ न कुछ जानते हैं, और जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है, वो 2025 में या 2026 में अगर यूपीएससी का देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे कोर्स के साथ जो है जुड़ सकते हैं। जब सुनील सर जो है लॉन्च करेंगे मार्च अप्रैल में, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब वहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें जो है सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल इन सभी को आप एक जगह नोट्स बनाकर लिखते रहिए। ठीक है, जब चीज़ें आपको फिर जब दोबारा रिपीट होंगी, जब आपको मार्च या अप्रैल में, ठीक है, फिर से कराया जाएगा, जो कि बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के हम कराएंगे। ठीक है, तो अब वहाँ पे आपको आसानी से समझ में धीरे धीरे आने लगेगी। ठीक है, बिना प्रैक्टिस किए देखो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 30% हो गया, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे यहाँ पर PYQ के फॉर्म में। ठीक है, और उन सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि PYQ के फॉर्म में यानी यूपीएससी में अब तक पिछले 5 सालों में किस तरह से जो है इनका पैटर्न रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन जो है नहीं पूछा गया है, बहुत आसान ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बहुत जद्दोजहद नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि जो SSC CGL वगैरह या जो बच्चे SSC CGL का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो आपको उस तरह के क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। और इस अब तो ये CGL जो है काफ़ी कैलकुलेटिव देने लगा, पहले कैलकुलेटिव नहीं होता था, पहले आसान होता था। लेकिन अब CDS हो गया या CDS हो गया यूपीएससी का, या CGL हो गया, ये लगभग सेम पैटर्न पर जो है आधारित है। ठीक है, तो आपको उतना जद्दोजहद इसमें नहीं करना है, आपको केवल इसमें यूपीएससी में केवल 33% ही आपको लाना है।
ठीक है, केवल पास क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स को ही आपको यहाँ पे सस्टेन करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, पहले कह रहा कि 25% क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है किसी वस्तु में, फिर 20% घटा दिया जाता है, फिर बाद में क्या किया जाता है, 20% घटा दिया जाता है, और फिर बाद में जो है 10% फिर क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो जब इस तरह के अगर आपको दिखें, ठीक है, जब इस तरह से अगर आपको दिखें तो आपको करना क्या है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करें। तो 25% की वृद्धि होगा, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो 25 वृद्धि होगी तो प्लस में, अगर घटाया जाता है या, ठीक है, घटा दिया गया, ठीक है, तो अगर घटाया जाता है या कमी हो जाती है तो चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, 20 और फिर माइनस क्या हो जाएगा, 25 इंटू 20/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5, 25 में से 20 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 25 दूना 50, एक 0 और कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा, 0। यानी जब 25% बढ़ाया गया और 20% घटाया गया तो न तो कोई लाभ होगा और न ही हानि होगा। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, अंत में 10% बढ़ाया जाता, तो बस जब पहले बढ़ा 25% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, तो उससे न तो लाभ हुआ और न ही हानि हो गया, क्योंकि 0 आ गया। फिर अंत में क्या किया जाता है, 10% बढ़ाया जाता, तो मतलब यही तो बचेगा, केवल 10% ही बचेगा। इसका मतलब केवल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी वाला आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो परिणामी कीमत में वृद्धि होगी वह 10% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है। ठीक है, इस प्रश्न में कोई यहाँ पर दम नहीं है। चले अगला क्वेश्चन। ठीक है, और ध्यान में रखें जो पिछला क्वेश्चन आया था यह आपके यूपीएससी, ठीक है, यानी आपके यूपीएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। अच्छा, 2023 में मैंने यहाँ पर देखा कि 2023 में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से कोई भी क्वेश्चन जो है पुटअप नहीं किया गया है। ठीक है, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा नहीं गया, लेकिन 2022 में आपका ये एक प्रश्न पूछा गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले वर्ष बिल्कुल भी ये क्वेश्चन नहीं पुटअप किया गया है। ठीक है, तो यानी इस वर्ष जो है पूछे जाने की प्रबल संभावना हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और यहाँ पर यूपीएससी जो है आपका ये 2021 का क्वेश्चन है, जो कि प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि जब एक संख्या x का 70% एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है तो उनका योग y के मान का 165% हो जाता है। कितना हो जाता है, 165% हो जाता है। ठीक है, चलो तो x का 70% हम पहले कर लेते हैं। तो x का 70% का मतलब भाई 70/100 प्लस, कह रहा है कि इस यक्स के 70% में किसको जोड़ा जाता है, y को जोड़ा जाता है, तो y हमने जोड़ दिया। कह रहा है कि ये जोड़ने पर किसके बराबर होता है, कि उनका योग, यानी यक्स का 70% में जब y जोड़ दिया तो इन दोनों का जो योग है y के 165, यानी y के 165%, प्रतिशत का मतलब 165/100 के बराबर हो जाता है, ये कह रहा है। थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 7x, 10 का इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, या काटो मत। ठीक है, तो यहाँ पर काटते नहीं है, 100 है, 100 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम उधर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 70x/100 बराबर, y को आप उधर ट्रांसफर कर दो, तो y को उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 165y/100 ये वाला। ठीक है, और माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 70x/100 बराबर, यहाँ क्या हो गया, 100 में ये घट जाएगा तो 100 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 65y/100 बचेगा।
ठीक है, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट दो इसको, 5 से इसको हम अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 इक्का 5 और 5 20 यानी 14 आ गया, और ये 5 इक्का 5 और 5 तियाई 15, यानी कुल मिला के आ गया कि x बटे वाई, ठीक है, यक्स है यहाँ पे, इसको हमने बटे में कर लिया, यक्स बटे वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 13/14, ठीक है, 13/14, एक ये आ गया। ठीक है, चलो अगला, फिर अगले में क्या कह रहा है, अब उसको ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, अगले में कह रहा है फिर कि जब संख्या यक्स का 60%, अब किसका, यक्स का 60% का मतलब 60/100। अब इसमें क्या जोड़ा जाता है, कह रहा है कि जब संख्या यक्स के 60% में एक अन्य संख्या जेड जोड़ा जाता है, तो इसमें हमने जेड जोड़ दिया, तो कह रहा है ये जब जेड जोड़ते हैं तो जेड, इसका जो योग है जेड के मान का 165% है, तो जेड का मान का 165% का मतलब कि 165/100 हो जाएगा, जैसे हमने उसमें किया। अब इसको भी जेड को उधर आप ट्रांसफर कर दोगे तो ये हो जाएगा 60x/100। ये तो वैसे ही आएगा जैसे जेड, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे वाई था, एकदम सेम टू सेम है, बस वाई की जगह क्या है, जेड है, तो इसका मतलब ये भी आ जाएगा कितना, 65Z/100। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 से काट दो तो ये हो जाएगा भाई 5 इक्का 5, 5 दूनी 10 यानी 12, और ये हो जाएगा आपका 13, यानी x बटे जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो x बटे जेड इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 13/12, है ना, x अपॉन में जेड हो जाएगा, 12 उधर जाएगा तो 13 बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से कंपेयर करिए, सोचिए। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 13 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 13 है, यहाँ पे y की वैल्यू 14 है, यहाँ पे z की वैल्यू 12 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा y की वैल्यू है, यानी y सबसे बड़ा है, तो y सबसे इसमें बड़ा है, फिर उसके बाद x है, और फिर उसके बाद z है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसी को अगर पलट के लिखें, z को इधर लिखें तो z फिर लेस देन x इज लेस देन y, यानी इन दो ऑप्शन में से या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन किसी में सिंबल तो है नहीं, लेस देन वाला सिंबल है, और जेड एक्स वाई, तो जेड एक्स वाई यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 13, x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू 14 है, z की वैल्यू 12 है। ठीक है, इस तरह से हम कंपेयर करके इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो यह अच्छा प्रश्न है, यह जो है आपके यूपीएससी 2021 में प्रश्न पूछा गया। चले अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं और विद्यार्थियों का 50%, ठीक है, या विद्यार्थियों का 50% जो है लड़कियां हैं। ठीक है, तो विदेशी शिक्षार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ये यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन को यहाँ पे सुधार लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ सुधारेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं तथा, ठीक है, इसके आगे है तथा भारतीय विद्यार्थियों में, भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं, 30% क्या है, लड़कियां हैं, ये प्रश्न है भाई, लड़कियां हैं। तो अब यहाँ से तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न है, फिर से प्रश्न मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कहाँ से हैं, भारत से हैं, तथा विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, यानी जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें 50% क्या हैं, लड़कियां हैं। तो विदेशी विद्यार्थी 50% लड़कियां हैं तथा भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां, यानी जो भारतीय विद्यार्थी हैं उसमें 30% क्या है, लड़कियां हैं। तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, कितने प्रतिशत लड़के हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चले अब इसको प्रश्न को करते हैं।
ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है। देखो भाई, किसी कक्षा में जो कक्षा होगा हमारा, ठीक है, तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत होंगे? कुल 100% होगा। 100% में से भारत से कितने प्रतिशत हैं? 60% विद्यार्थी कहाँ से हैं? भारत से हैं। ठीक है, 60% जो विद्यार्थी हैं वह कहाँ से हैं? भारत से हैं। इसका मतलब 40% विद्यार्थी कहाँ से हैं? तो 40% विद्यार्थी जो हैं वह विदेशी हैं किसी कक्षा में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब 50% क्या है? लड़कियां हैं। इस कक्षा में 50% क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, अच्छा, इस कक्षा में 50% लड़कियां हैं। अब 50% लड़कियां हैं तो बेशक सी बात है कि लड़कों का प्रतिशत कितना है? 50% ही होगा। यानी इसमें 50% लड़कियां हैं तो 50% क्या हैं? लड़के हैं। लड़के हैं, इतना तो हम कह ही सकते हैं, है ना। इस कक्षा में 100% है। 100% में से भारत में रहने वाले जो विद्यार्थियों के प्रतिशत है वो 60% है, और 40% इसका मतलब विदेशी हैं। अच्छा, इसी कक्षा 100% में से 50% लड़कियां हैं तो इसका मतलब 50% क्या है? लड़के हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा कि फिर अगला कह रहा कि भारतीय विद्यार्थियों में 30% क्या हैं? लड़कियां हैं। भारतीय विद्यार्थियों में 30% क्या हैं? लड़कियां हैं। तो इसमें से ये भारत के हैं, और इसमें से 30% क्या हैं? 30% लड़कियां कहाँ से हैं? भारत से। तो अगर हम 60 का 30% अगर निकालें तो 60 का 30% का मतलब हो जाएगा 30/100। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 18। कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, अगर 100 हम मान लेते हैं, या इनकी संख्या थोड़ा सा मान करके करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर यक्स हैं कुल, ठीक है, कितने हैं? यक्स हैं, तो लड़कों का जो प्रतिशत होगा यक्स का कितना हो जाएगा? 60%। यक्स का 60% का मतलब हो जाएगा 0.6 यक्स। ठीक है, 0.6 यक्स कहाँ के हैं? भारत के हैं। ठीक है, तो 0.6 यक्स अगर भारत के हैं तो इसका मतलब ये 0.4 यक्स कहाँ के होंगे? ये विदेशी होंगे, फॉरेनर होंगे, विदेशी होंगे। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, अब इसमें से 30%, तो 0.6 यक्स का अगर हम 30% निकालेंगे तो 30 बटे क्या लिखेंगे? 100। तो 6 त्रिक 18, यानी 0.18 यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.18 यक्स हो जाएगा। अच्छा, कुल लड़कियां कितनी हैं? तो कुल लड़कियां 50% है। 50% का मतलब यक्स बटे 2। 50% का मतलब कितना हो जाएगा भाई? यक्स बटे 2। अगर कुल कुल यक्स हैं तो उस यक्स में से 50% मतलब आधे, आधे का मतलब यक्स बटे 2 क्या है? लड़कियां हैं। जिसमें से मैंने भारतीय लड़कियां यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया हुआ है। तो भारतीय लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? तो 0.18 है। बात आप समझ पा रहे हैं? 0.18 है, तो हम 0.18, ठीक है। और पूछा किसका है? तो पूछा है कि विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं। ठीक है, तो विदेशी विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या भी 50% है। तो उस 50% में देखें तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गई? गर्ल्स, लड़कियां। अच्छा, तो अब अगर हम 0.6% अगर भारत 0.6 यक्स अगर भारत में थे तो इतना आप माइनस करोगे 60 में से, तो 60 में से अगर 18 आप घटा दोगे तो ये आ जाएगा 0.42। 8 2 10, 4 1 5 1 एक्स। इतना क्या है? लड़के हैं। इतना क्या है? लड़के हैं। ठीक है, और लड़कों की भी प्रतिशत कितनी है? 50% है। अच्छा, 50% में से विदेशी लड़कों का प्रतिशत कितना है? तो विदेशी लड़कों का जो प्रतिशत है वह 0.4 यक्स है। 0.4 यक्स है। ये क्या है? विदेशी है, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ठीक है, तो विदेशी लड़कियां कितनी हैं यह पता कर लीजिए। विदेशी लड़कियां, तो विदेशी लड़कियां अगर हम पता करेंगे तो भाई 50% लड़कियां थी। 50% में से भारत में लड़कियां कितनी हैं? तो 0.18 यक्स। तो 0 तो हम घटा लेंगे कुल लड़कियों में से। कुल लड़कियां कितनी हैं? 50%, मतलब यक्स बटे 2 माइनस 0.18 यक्स। ये हो जाएगा 18 दूना 36। 36 का मतलब ये हो गया कि 0.64 बटे
यक्स बटे 2 यानी आ गया 0.32x। ठीक है, अब ये 0.32x कौन है? ये विदेशी लड़कियां हैं। ये क्या है? विदेशी लड़कियां हैं। ठीक है, अच्छा तो 0.32, अब फिर से ध्यान से समझिए, हमने कुल कितनी संख्या मानी? x मान लिया। इसमें से 60%, 60% का मतलब 60% का मतलब पहले जान लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 60/100, तो 0 से 0 कट जाए, एक 0 है तो 0 दशमलव क्या हो जाएगा? 6। तो यक्स का 60% निकालेंगे तो 0.6 यक्स हो जाएगा। ये भारत के हैं। ठीक है, इसमें लड़का और लड़की दोनों हैं, लेकिन इस भारत में 30% अगर इसका हम निकालेंगे तो 0.18 यक्स आ जाएगा, जिसमें लड़कियां, क्योंकि 30% क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, और बाकी जितने बाकी जो बचे वो लड़के हैं इसमें। क्लियर है? चलो फिलहाल हम भारत के लड़कों की बात नहीं हो रही, विदेशी लड़कों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो लड़कियां कुल कितनी थी? लड़कियां कुल 50% थी, जिसमें भारत की भी लड़कियां थी, विदेशी लड़कियां भी थी। तो भारत की लड़कियां कुल कितनी हैं? 0.18 यक्स। अगर इस 50% लड़कियों में से हम भारत की लड़कियों को घटा दें, अब भारत की लड़कियां मतलब 0.18 यक्स, तो इस 50% लड़कियां, 50% का मतलब यक्स का आधा, 50% का मतलब आधा ही होता है ना। तो यक्स बटे 2 में से भारत की लड़कियों को हमने घटा दिया तो कितना आ गया? 0.32 एक्स आ गया। ये कौन सी लड़कियां हैं? ये विदेशी लड़कियां हैं। तो ठीक है, विदेशी लड़कियां हैं। तो कुल विदेशी थे कितने? तो कुल विदेशी हमारे पास यहाँ पर इतने हैं। कितने? 0.4 एक्स। अब 0.4 का मतलब 0.40 भी आप लिख सकते हो, है ना। तो 0.4 को हम इतना घटाएंगे तो ये आ जाएगा, यानी विदेशी लड़कों की जो संख्या आएगी, विदेशी लड़कों की संख्या, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जितने विदेशी हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, उस 0.40 यक्स, ठीक है, 0.4 को 0.40 भी, क्योंकि 2 अंक है तो 2 अंक में इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। -0.32 यक्स, ये कौन है 0.3? ये विदेशी लड़कियां हैं। तो अगर हम कुल विदेशी में से विदेशी लड़कियां घटा दें तो कौन बचेगा? विदेशी लड़के ही तो बचेंगे, और यह बचेगा 0.40 में से ये आप घटाओगे तो 0.8 यक्स हो जाएगा। ये विदेशी लड़कों की संख्या आ गई, लेकिन संख्या नहीं पूछा है, प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है। तो इनका जो विदेशी लड़के हैं, विदेशी जो बॉयज हैं, उनका जो प्रतिशत आ जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 8 बटे टोटल कितना है? तो 8/40 इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 4 से 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी ये हो जाए सॉरी 20%, 10 दूनी 20%। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? एक बार फिर से अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर से समझिए। कक्षा में 100% को हमने यक्स मान लिया कि उस कक्षा में 100% मतलब यक्स परसेंट विद्यार्थी, मतलब यक्स विद्यार्थी हैं। कुल संख्या कितनी है? यक्स विद्यार्थी। यक्स विद्यार्थी में से 60% का मतलब 0.6 होता है। तो इसका यक्स का हम 60% निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, जो कि भारत के हैं। और बाकी जो बचा, अगर 60% भारत के हैं तो बेशक सी बात है कि 40% कहाँ के हैं? तो 40% विदेशी हैं। तो 0.4 आ जाएगा यक्स, ये विदेशी हैं। अच्छा, इस भारत में से 30% क्या थी? लड़कियां थी। तो इसका लड़कियों की संख्या ये आ गई। ठीक है, बाकी शेष लड़के बचे, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको विदेशी लड़कियां, विदेशी लड़कों से मतलब है। तो ये लड़कियां हो गई। मेरे पास इस कक्षा में कुल कितने लड़कियां बैठे हैं? 50% लड़कियां बैठे हैं। 50% का मतलब आधा, आधा का मतलब अगर यक्स है तो यक्स का आधा कितना हो जाएगा? यक्स बटे 2, यानी यक्स बटे 2 क्या है? कुल लड़कियां, जिसमें भारत की भी हैं और विदेशी भी हैं। ठीक है, अच्छा, इस कुल लड़कियों में से अगर हम भारत की लड़कियों को घटा देंगे तो कौन लड़कियां बचेंगी? विदेशी लड़कियां बचेंगी। तो विदेशी लड़कियों की संख्या ये आ गई 0.32। तो हमने कुल लड़कियों यानी यक्स बटे 2 में से और भारत की लड़कियों को घटा दिया तो विदेशी लड़कियों की संख्या मालूम हो गई। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, मेरे पास कुल विदेशी हैं कितने? 0.4, 0.4 यक्स, ये कुल विदेशी हैं, जिसमें लड़के भी हैं लड़के भी हैं, यानी विदेशी लड़कियां और विदेशी लड़के हैं इसमें।
अच्छा, लेकिन हमको विदेशी लड़कियों की संख्या मालूम हो गई। अब अगर हम इसमें से विदेशी लड़कियां घटा दें तो कौन बचेगा? लड़के बचेंगे जो कि विदेशी होंगे। तो विदेशी लड़कों की संख्या, इसमें से इस विदेशी लड़कियों की संख्या को हमने घटा दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब प्रतिशत निकालना है किसकी? विदेशी लड़कों की प्रतिशत। तो विदेशी लड़कों का प्रतिशत अगर निकालना है तो विदेशी लड़कों की संख्या बटे कुल विदेशी। कुल विदेशी कितना है? 0.4 है। 0.4 तो 8, ये 8 समझिए। ठीक है, तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 40। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देख ले, 0.08 बटे 0.4 इंटू 100। बाकी यक्स लिखोगे तो यक्स यक्स कट ही जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 अंक पे है, ये 1 अंक पे है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 बटे 40 इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा, वही आ जाएगा आपका 20%। क्लियर है? समझ में बात आ गई? ठीक है, इसको नहीं समझ में आया तो 1-2 बार फिर आप देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, और यह आपका यूपीएससी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चले, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़ा सा कॉन्सेप्टिव रहेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप लगा पाओगे। ठीक है, अगर लेंदी रहेगा तो भी हो सकता है भाई 1 से 2 मिनट आपको टाइम लगेगा। 1-8 क्वेश्चन तो रहेंगे, ऐसा थोड़ी है भाई यूपीएससी है, इतना सरल क्वेश्चन थोड़ी हलवा क्वेश्चन बनाएगा कि आप आसानी से लगा। चले, एक परीक्षा में पी ने क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि क्यू ने पी से 10% कम अंक प्राप्त किए हो तो क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है, क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए, ये जो है यूपीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, यूपीएससी में अभी तक हम लोगों ने देखा यहाँ पर, ठीक है, 2022 में 2021 का पहला प्रश्न, फिर 21 का, फिर 2021 में, ये तीसरा प्रश्न है 2021 का। तो 2021 में यह तीसरा प्रश्न पूछा गया। कह रहा कि एक परीक्षा में पी ने क्यू से 40% अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, पी ने 40%। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं क्यू अगर यक्स अंक प्राप्त करता है, कितना? यक्स अंक, तो इसका मतलब पी है, पी जो है क्यू से कितना? 40 ज़्यादा होगा, तो यक्स में 40 हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इतना तो सभी लोग समझते हो भाई, है ना। फिर कह रहा है कि यदि क्यू ने पी से 10% कम अंक प्राप्त किए, क्यू ने पी से 10% क्या किया? कम अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो जब भी कम या ज़्यादा होता है तो मैंने आपको बताया है कि क्या करना है आपको? अंतर बटे जिससे तुलना किया जाएगा। तो किससे तुलना किया जा रहा है? क्यू ने पी से तुलना किया जा रहा है, तो अपान में पी का हम अंक लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। और यह कह ही रहा है कि कितना प्रतिशत? 10%। ठीक है, कह ही रहा है कि कितना प्रतिशत है? 10% है। क्लियर है? तो अंतर कितना है? तो इनका अंतर आप निकाल लो। अंतर अगर निकालोगे तो भाई यक्स यक्स कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 40 बचेगा। तो 40 बटे पी की वैल्यू यानी यक्स प्लस 40 इंटू 100 बराबर 10। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400। ये कितना हो जाएगा? 400 बटे यक्स प्लस 40 बराबर 1। ये हो गया 400 बराबर, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 40। तो यक्स बराबर 40 इधर आ जाएगा, 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -400 में से 40 अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा? तो 360 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 360। यक्स हमने किसको माना था? क्यू को। और क्यू का ही तो पूछा है कि क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए थे, तो क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए? 360 अंक प्राप्त किए। फिर से समझ लीजिए अच्छे से, हमने क्यू को मान लिया, यक्स अंक प्राप्त किया, तो पी कह रहा है कि 40 अंक ज़्यादा है, तो 40 अंक ज़्यादा हो गया। अब कह रहा है कि क्यू ने पी से कितना प्रतिशत कम अंक प्राप्त किया? तो 10% अंक कम प्राप्त किया। यहाँ पे आप एक ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं ये बिल्कुल पिछले जैसा है, सभी पिछला कॉन्सेप्ट आप क्लियर किए रहिए भाई। जैसे अगर कहा जाता है कि यक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो आप क्या करते थे? आप लिखते थे अंतर बटे
जिससे तुलना किया जाएगा, तो तुलना y से किया जा रहा है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते, तो यही तो करते थे, और जो आता था उतना प्रतिशत होता था। तो यहाँ तो प्रतिशत ऑलरेडी दिया हुआ है कि 10% है, कि इसका जो वैल्यू है जो तुलना किया जा रहा है उसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 10% के बराबर, यानी 10% कम है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लगा लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए भाई। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, और यह 2021 में पूछा गया, यानी अब तक 3 सवाल 2021 में आपको परसेंटेज से आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, फिर अगला 2021 में या फिर क्वेश्चन, यानी ये 4 सवाल हो गए 2021 के यूपीएससी में, 4 सवाल जो है लगातार पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न इसमें हम देखते हैं क्या पूछा गया है। कह रहा है कि एक वृत्तारेख यानी पाई आरेख मानव शरीर में प्रोटीन जल, पाई आरेख का मतलब भाई ये इस तरह से कुछ, ठीक है, वृत्ताखंड में, ठीक है, ठीक है, ये दिया है। तो कह रहा है कि यह दर्शाया गया है कि प्रोटीन, ठीक है, यह दर्शाया गया है कि प्रोटीन 16% तथा जल 70%। तो एक आंकड़ा भाई जानते हैं कि जल जो है मानव शरीर में ज़्यादा हिस्सा होता है जल का, ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कितना प्रतिशत है, 70%। क्या है, 70% जल है। ठीक है, यदि और 16% क्या है, प्रोटीन है, तो ये 16% प्रोटीन है। ठीक है, तो ये प्रोटीन है और ये क्या है, जल है। ठीक है, और अन्य शुष्क तत्व को मिलाकर P% है, यानी अब ये जितना जो बचता है, ठीक है, अन्य शुष्क तत्वों वो कितना है, P% है। तो अब P% बचेगा कितना, तो P% बचेगा कितना भाई, 70%। ये कुछ ज़्यादा मैंने बचा दिया, 70% का इलाका थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये हम बना लेते हैं। तो ये 70% जो है ये क्या है आपका, ये यहाँ पे जल ही है। ठीक है, ये जल है। अब बाकी जो बचा वो अन्य है, और अन्य में जो प्रतिशत है वो कितना है, P% है। तो कुल कितना प्रतिशत होता है, आप कहोगे 100% होता है। 100 में से 70 और 16 घटा दो, तो 70 प्लस 16 घटा देंगे, तो 100 में से 70 ये घटा दिया, तो 16 और 76 ये कितना हो जाएगा आपका, 86। यानी कितना आ जाएगा आपका, 14% आ जाएगा। यानी बाकी जो शेष बचा हुआ कितना है, 14% है। कितना है, 14% है। अच्छा, पूछा क्या है, पूछा है कि अन्य शुष्क तत्व दोनों को मिलाकर कुल P% है। तो वृत्तारेख में P को निरूपित करने वाले त्रिज्य खंड का, वृत्तारेख में P को निरूपित करने वाले, तो P को निरूपित करने वाला 14% है, निरूपित करने वाले त्रिज्य खंड, ठीक है, त्रिज्य खंड, ठीक है, ये 7 और 1 8, ठीक है, ठीक है, निरूपित करने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण पूछा जा रहा है। तो केंद्रीय कोण पूछा जा रहा है कि इसका, इसके द्वारा ये जो सेंटर पर त्रिज्य खंड का मतलब ये जो त्रिज्य खंड बनेगा ना, ठीक है, ये जो त्रिज्य खंड बनेगा ये हिस्सा, ठीक है, इसका कोण कितना होगा। ठीक है, तो इसका कोण पूछा जा रहा है कि इसकी कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलें, तो कोण की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं इसकी। तो 70%, 16% बचा कितना, 14%। ठीक है, अब ये 14% किसका, 360 का, क्योंकि कोण कुल कितना बनेगा, आप कहोगे यहाँ पर जो टोटल कोण बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वह 360 बनेगा। 360 में से कितनी हिस्सेदारी है, तो 14% किसकी हिस्सेदारी है, अन्य की, यानी P की। इसी P का निकालना है, तो 360 अंश का हम कितना निकालेंगे, 14% का मतलब हो जाएगा 14/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप इसको काट लो, ठीक है, तो 70 और 16 86, तो 14 ही प्रतिशत बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको लग रहा है कहीं मिसप्रिंट है क्या। ठीक है, एक बार चेक कर लेता है, चेक कर लेते हैं प्रश्न।
ठीक है, 70 और 16। ठीक है, तो 14% का मतलब हो जाएगा भाई 14/100। ठीक है, तो एक जीरो तो आपका ये बच जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 16% और 70%। ठीक है, प्रोटीन है और जल है। प्रोटीन तथा अन्य शुष्क तत्वों दोनों को मिलाकर, अच्छा यहाँ पे ध्यान में रखिए, यहाँ पे मैंने मिसप्रिंट कर दिया, फिर से देख लें थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, ध्यान नहीं दिया। ये जो P% है, चलें ठीक है, P% है, तो ये जो कुल मिलाकर P% है वो दो को मिला करके है भाई, प्रोटीन प्लस अन्य शुष्क तत्व, यानी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसको इरेज ही करता हूँ। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं, हो जाता है कभी कभी कंफ्यूज। चलें, तो देखो भाई, ये हो गया हमारा पाई ग्राफ, और इसमें ये हो गया आपका, मान लो 70% हिस्सा। 70% हिस्सा किसका है? जल का है। 16% हिस्सा किसका है? तो 16% जो हिस्सा है, 16% इधर बनाते हैं, बड़ा है ये। 16% जो हिस्सा है, सोलह प्रतिशत हिस्सा जो है वो प्रोटीन है। अब बाकी कितना बचा? बाकी 14% बचा। कुल 100% होता है, तो बाकी इसमें क्या है? अन्य तत्व हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो 70% जल है, 60% प्रोटीन है, और 14% क्या है? आपका अन्य तत्व है। ठीक है, अब ये जो पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान में रखिए, पूछा ये था पी क्या है? पी है प्रोटीन तथा अन्य शुष्क तत्व दोनों को मिलाकर P% है। मतलब अन्य शुष्क तत्व और ये प्रोटीन को मिलाकर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो इलाका है, यही आपका कोण पूछा जा रहा है, यही आपका P है, यही P है, और इसी P का जो है त्रिज्यखंड का कोण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुल कोण कितना बनता है? 360। प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 14 और 16, क्योंकि ये 14 है और ये 16, 14 कैसे आया? तो 70 और 16, 100 में से 70 और 16 को जोड़ करके 100 में से घटा देंगे तो 14% ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कोण पूछ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्य खंड है, ये कोण जो है पूछा जा रहा है कि ये कितना हो जाएगा। तो 14 और 16 कितना हो जाएगा भाई? 30, 30 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 36 यहाँ 108 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कितना था, सिंपल है। ठीक है, हमने वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे दोनों को कंबाइन कह रहा कि प्रोटीन तथा अन्य शुष्क तत्व तो दोनों को मिला करके, तो यानी ये और प्लस ये दोनों को मिला करके पी कहा गया, और इसी पी का कोण पूछ रहा है। तो कुल कोण कितना होता है? 360। 360 में ये कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? 30%। तो 30% का मतलब ये हो गया 108 अंश का क्या बनेगा? कोण बनेगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 4 प्रश्न अब तक पूछे गए। ये देखिए 2021 में फिर ये 5वां प्रश्न है भाई, यह 5वां प्रश्न है। देखिए कितने प्रश्न जो है पूछे गए 2021 में। तो 2021 में लगातार ये 5वां प्रश्न जो कि आपके परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से और डिस्काउंट से संबंधित है। चलिए प्रश्न देखते हैं पहले। किसी वस्तु के मूल्य में 20% का ह्रास होता है और फिर नए मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। तो ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया। तो मूल्य में नेट परिवर्तन, तो आप क्या करोगे? पहले ह्रास हो रहा है तो -20, फिर वृद्धि की जा रही है तो +25, और प्लस माइनस माइनस होता है, और 25 × 20/100। मैंने आपको ट्रिक बताया है, इसमें कोई परेशानी किसी भाई बहन को नहीं होनी चाहिए। तो 25 में से 20 घट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इसको 25 दूना 50, 1 0 0 कट जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी कट गया, तो क्या आ गया? आ गया आपका 0। यानी ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, यानी हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए वाला विकल्प हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं।
ठीक है। अब ये रहा आपका यूपीएससी 2020 में आया हुआ प्रश्न है, देखें। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3,000 रुपये में बेच दी। यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो कार कितने में रुपए में खरीदने में कितना रुपया जो है खर्च किया था, यानी कुल मिला के उसकी कास्ट प्राइस पूछ रहा है कि वह कितने में खरीदा था। तो फार्मूला आप लोग जानते ही हो, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहा हूँ, मैंने इस तरह के बहुत प्रश्न आपको करवाए हैं, इसमें कोई परेशानी किसी भाई बहन को नहीं होनी चाहिए। तो 100 बटे कितना होना चाहिए भाई, 80। 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 8 से इसको काट दो, ठीक है। या ऐसा करो, चलो 8 से इसको मत काटो, बल्कि इसी में 2 जीरो बढ़ा लो। हम इसमें क्या कर रहे हैं, 300 कर ले रहे हैं, 3,000 और इंटू 3,000 ये के लिए 2 जीरो इसका बचा है, तो 2 जीरो हम इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं, मतलब ये 1,000 हो गया, ठीक है। ये काटने का तरीका है, जितना सरल तरह से आप काट सकते हैं। 8 से काटने का मतलब 125 आता है, ठीक है, ये आप जानते रहिए, ठीक है। 125 यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 375 हो जाएगा। कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ा दिया। तो इसका मतलब वह कार को कितने में खरीदा था, यानी उसकी जो कास्ट प्राइस थी 3,75,000 रुपये थी। कितनी थी, 3,75,000 रुपये थी, ठीक है। तो बहुत आसान सा, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अब अगला प्रश्न फिर ये दोबारा जो है 2020 में, यानी 2020 का ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति ने 1,200 रुपये में 6 किलो कम चावल खरीद पाता। तो ये तो मैंने आपको ट्रिक बताया है, अब मैं ट्रिक के जरिए ही कर रहा हूँ। अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो पहले पिछले वीडियो में आप जो है जो परसेंटेज वाला चैप्टर है, ये परसेंटेज का ही जो है चैप्टर है, उसमें मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, 25 इंटू 1200 अपान में क्या हो जाएगा भाई, तो अपान में 6 किलो कम खरीद पाता है, ठीक है। और कितना प्रतिशत था, तो 20%, यानी 125 हो जाएगा, और इंटू 6 हो जाएगा, तो 25 पंचे कितना हो गया, 106, 25 एक का 25 और 6 दूनी 12, यानी 200 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, यानी 40 रुपये। कितना हो जाएगा, 40 रुपये, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसको, ठीक है, फार्मूला आपको जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वैसे ही मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न 2020 में, ये तीसरा प्रश्न 2020 में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से यह तीसरा प्रश्न है, यानी आप देख सकते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से काफ़ी जो है क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगली बार मान के चलिए कि पिछली बार नहीं आया, तो अगली बार प्रबल संभावना है कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो एक वस्तु पर एक दुकानदार ने एक ग्राहक को निम्न छूट के विकल्प देता है, ठीक है। क्या देता है, कहता है कि 10% और 20% का आपको मैं क्रमिक छूट देता हूं, उसके तदोपरांत 10% सेवा कर मतलब आपसे टैक्स लेता है, ठीक है, यानी सर्विस टैक्स। तो इसके बाद जो है उस पर सर्विस टैक्स चार्ज करता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई वस्तु जो है 100 रुपये की है, कितने रुपए की है, 100 रुपये की है, तो क्रमिक छूट देता है 10 और 20% की क्रमिक छूट देता है। तो क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं, तो हम आपको कई बार बताएं, जब भी क्रमिक छूट अगर दिया हुआ है तो 10 प्लस क्या करोगे 20 माइनस 10 इंटू 20, मैंने फार्मूला आपको बताया है पिछले वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 और 20 कितना हो गया, 30, यानी 28%, यानी कितने परसेंट की छूट मिली उसको, 28, ठीक है। अगर पहले 10% की छूट देता है, फिर 20% की छूट देता है, तो टोटल जो छूट मिलेगा वो 28% का छूट मिलेगा, यानी इस पर 28% का, तो 100 पे 28% अगर छूट देता है तो इसका मतलब वह वस्तु कितने की मिलेगी, 72 रुपये में मिलेगी, ठीक है। 28 रुपये घटा दोगे, 100 का 28% का मतलब 28 रुपये, तो 28 रुपये घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 72 रुपये। लेकिन फिर 10% उस पर चार्ज भी लगाता है, किस पर, जब जितना छूट देने के बाद। अब अगर हम 72 रुपये का अगर हम 10% निकालें, ठीक है, कितना 10%, तो 10% का मतलब 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.2 रुपये। तो अब इसमें इतना जुड़ जाएगा, क्योंकि ये टैक्स है, इतना आपको देना है, तो 7.2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 79.2, यानी आपको कुल कितना, यानी 100 रुपये की अगर वस्तु है तो 10 और 20% छूट देने के बाद, सर्विस टैक्स देने के बाद आपको 79 रुपये 20 पैसे आपको 79 रुपये 20 पैसे आपको देने पड़ेंगे।
ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। फिर 20% और 10% की क्रमिक छूट, अब चाहे 10 से 20 का है, चाहे 20 से 10 का है, और फिर वही चीज़ लिखा है, ये केवल बस पलट दिया है तो आएगा उतना ही, चाहे 20 से 10 हो, चाहे 10 से 20 हो। भाई हम यहाँ पे 20 लिखेंगे, उधर 10 लिखेंगे, आएगा तो वही, मतलब ये भी वही आएगा। कितना आ जाएगा? 79.2%। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सेंटेंस सेम है, बस ये 10 और 20 है, यहाँ 20 और 10 है, लिखेंगे वही। ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। अच्छा, तो इन दोनों में तो सेम है। अच्छा, तीसरा देखें तो पहले 10% सर्विस टैक्स देता है, तो 100%, अगर 100% पर टैक्स अगर लगेगा तो 100 का 10% कितना हो जाएगा भाई? 100 का अगर 10% निकालोगे तो 10/100, तो 100 से 100 कट गया, यानी कितना आ गया? 10 रुपये। तो 10 रुपये आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 100 तो देना पड़ेगा, प्लस 10 रुपये और देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 रुपये। कितना हो जाएगा? 110 रुपये। 110 रुपये के बाद जो है आपको फिर जो है टैक्स, मतलब डिस्काउंट कर रहा है, कितना? 20 और 10। 20 और 10 का डिस्काउंट परसेंट यही तो होगा, 28% ही होगा, यानी 20 और 10 का जो कुल छूट होगा वो 28% होगा। अब हम 110 का 28% छूट निकाल लेंगे। 28% का मतलब होता है 72/100। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 11 से गुणा कर लो तो 11 दूना 22, 11 सते 77, 79, और एक जीरो है तो एक अंक पे दशमलव। इसका भी देखो 79.2 रुपये, यानी आपको कितना देना पड़ेगा? यानी 100 रुपये की वस्तु है तो इस कथन के अनुसार, तीसरे वाले स्टेटमेंट के अनुसार आपको 79.2 यानी 79 रुपये 20 पैसे देने पड़ेंगे। इसके पहले दूसरे और तीसरे वाले स्टेटमेंट में भी तो हम वही दे रहे थे, मतलब तीनों कंडीशन में आपको उतना ही देना है। तो ग्राहक के लिए कौन सा विकल्प अच्छा है? ना तो एक, ना तो दो, ना तो तीन, ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे हैं। तो डी वाला हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि सबकी वैल्यू समान रूप से सेम है, और सेम है तो इसका मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, अब ये बातें जिनको भाई ना समझ में आई हो, जो अब जुड़ रहे हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, और ये तभी समझ में आएगा जब आप पिछला आप जा करके इनको पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। चले अगला प्रश्न। एक शहर की वयस्क समष्टि में 40% पुरुष और 30% महिलाएं हैं। महिलाएं क्या हैं? विवाहित। ठीक है, तो 40% पुरुष और 30% क्या हैं? महिलाएं विवाहित हैं। विवाहित वयस्क समष्टि का मतलब जो एडल्ट हैं, ठीक है, एडल्ट जो पॉपुलेशन है, तो जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसका प्रतिशत पूछ रहा है कि विवाहित एडल्ट, जो मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज कितना है। कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है, कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती है। तो यहाँ पर देखो भाई, 40% पुरुष और 30% महिला जो है क्या है? विवाहित है, यानी ये मैरिड है। अब ये मैरिड है तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात कितना आ जाएगा भाई? 40/30 कर लोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 में हो जाएगा। अच्छा, अब इनमें ये ध्यान में रखना। अच्छा, 40%, अब ये जो शहर है, इसी शहर में ही शादी होती है, यानी लड़कों की लड़कियों से, है ना? तो अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, तो इसका मतलब यह है कि जो, यानी एक पुरुष एक ही महिला से विवाह करता है और एक महिला एक ही पुरुष से विवाह करती है। तो इसका मतलब है कि दोनों की संख्या बराबर होगी। संख्या क्या होगी? बराबर होगी। भले पुरुष की संख्या 40% पुरुष विवाहित हैं, 30% महिला विवाहित हैं, वो अलग हो सकता है, लेकिन संख्या में दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक पुरुष एक ही महिला से शादी करता है और एक महिला एक ही पुरुष से शादी करती है। अब कोई इसमें न तो विधवा है और न ही कोई विधुर है, दोनों ही कंडीशन में। तो ऐसे कंडीशन में इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो 40 और प्लस 30 कुल कितना हो जाएंगे? तो आप कहोगे 70%। 40 और 30 कुल कितना हो जाएंगे? 70% हो जाएंगे। कुल कितना हो जाएंगे? 70% हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो 40 और 4 और 3 का यहाँ पर आप क्या जैसे पुरुष जितनी महिलाएं उतने पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो कि 40% का, ठीक है, 30% निकाल लो। 40% का 30% अगर निकालोगे तो ये लिखोगे 40 × 30/100, मतलब ये हो जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। 40% जो है 30% जो महिलाएं से ही तो शादी करेंगे,
है ना, उसी से शादी करते हैं। और ये बराबर किसके हैं, 30% का, यानी जो एक महिला है एक पुरुष से ही शादी करती है। तो इसका उल्टा आप कर लो, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी उतना ही आ जाएगा 12। 12 और 12 आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा 24, और 24 का आप निकाल लो 70%। 24 का कितना निकाल लो 70%, जीरो से जीरो आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है, 24, ये आ गया आपका 24, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है। 12 और 12 कितने हो गए 24, तो 24 का आप निकाल लोगे 100/70, ठीक है 70, ठीक है 70। तो ये हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 240/7। 240/7 का मतलब हो गया 7 तरीके 21, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 28 2 बचेगा, 2/7%, यानी 34 सही 2/7% हो जाएगा। 34 सही 2/7 मतलब हमारा आंसर सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिनको नहीं समझ में आएगा वो ज़रूर कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दूंगा जिनको नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो 40% पुरुष हैं, 30% महिला शादीशुदा है, तो इसका मतलब 70% क्या है, शादीशुदा है। अब 70% शादीशुदा है, तो इसमें ये भी बात कह रहा है कि एक पुरुष एक ही महिला से और एक महिला एक ही पुरुष से शादी करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, 40% का 30% निकाल लीजिए, 30% का 40% निकाल लीजिए, ये दोनों की संख्या क्या होगी, 12 और 12 होगी। इनको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। अब फिर इसका अपोजिट कर लीजिए, यानी 24 × 100/70, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया है वो कमेंट करेंगे, मैं इसको आपको फिर से बता दूंगा। चलिए, ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं, यदि बी ए के शीर्ष पर रखा है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ए बी के शीर्ष पर रखा है और वजन 60% बढ़ जाता है, और फिर अगर बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर पूछा जाता है कि ए की आय बी से 20% ज़्यादा है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये क्या करेंगे 60/160 × 100। सभी लोग कमेंट करेंगे ये कैसे हुआ है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है इसलिए आपको आना चाहिए भाई ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 25 तिहाई 75/2, यानी 37.5%, कितना हो जाएगा 37.5%, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, आपको आना चाहिए भाई ये। तो जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको ध्यान में रखिए, यह बहुत अच्छा जो है सरल प्रश्न था। चलो, जब एक धाविका, यह प्रश्न जो है यूपीएससी 2019 में, सभी प्रश्न जो है यूपीएससी के लिए हुए क्वेश्चन हैं। जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर की दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का 80% हिस्सा पूरा कर लिया। इस स्पर्धा में धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था, ठीक है। तो मान लो ये एक सर्किल है जिसमें उसको दौड़ना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ये मार्क लगे हैं और ये जब 12 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंतराल पे, ठीक है। तो 12 किलोमीटर के अंतराल पर जब ये पहुंची, यानी यहाँ से शुरू की, जब 12 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते आकर 12 किलोमीटर पर रुकी, तो कुछ लोगों ने बताया भाई कि आप जो है 80% जो है तय कर चुके हैं। कितना, 80%, ठीक है। तो कुल कितना होगा दौड़, तो भाई यक्स ही तो होगा, यक्स का कितना 80%, और यक्स का 80% हम मान लेते हैं कुल कितना है, कुल यक्स किलोमीटर है, कुल कितना है यक्स किलोमीटर की दौड़ है। तो यक्स का 80% कितना है भाई 12 किलोमीटर, यही तो है 12 किलोमीटर, है ना। तो यक्स का 80% का मतलब क्या हो गया भाई 80/100 बराबर 12, तो 0 से 0 कट गया
और यक्स बराबर हो जाएगा 10 का उधर गुणा हो जाएगा तो 120 और 8 आ जाएगा इधर तो 8 एक का 8, 8 पंचे 40 यानी यक्स बराबर कितना हो गया 15 किलोमीटर। यानी उसे कुल कितना दौड़ना था 15 किलोमीटर दौड़ करनी थी। अगर हमको लगाना होता तो हम कैसे लगाते, तो चूंकि 80% ये जो हिस्सा है यह कितने के बराबर है 12 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे 12/80 प्रतिशत जब लिखेंगे तो 100 नीचे आएगा 100 यहाँ आ जाएगा ऊपर, है ना। तो 0 से 0 कट गया, 12×120 यानी 15 आ गया। हम होते तो हम ऐसे लगाते। ठीक है, ये मैंने आपको यक्स मान करके बनाया कि मान लो कुल लंबाई जो है यक्स किलोमीटर है, यक्स किलोमीटर का 80% किसके बराबर है 12 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चले अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 13 यूपीएससी 2019 में आया हुआ यह भी प्रश्न है, ध्यान से देखें। राजू के पास 9,000 रुपए है, वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चला कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% है। आवश्यक राशि का कितना है, केवल 75% ही है। 9,000 रुपए है, वो हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चला कि वह जिस हैंडसेट को वो खरीद रहा है वह राशि केवल 75% उसके पास है, मतलब 25% राशि उसमें कमी हो रही है। ठीक है, तो वह अपने मित्र से 2,000 रुपये उधार लेता है, तो क्या वह खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, तो आइए चलिए देखते हैं। तो 9,000 रुपये वर्तमान समय में है उसके पास। ठीक है, अच्छा 75%, भाई कुल 100% होता तो वो खरीद लेता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यक्स का जो 75%, यक्स क्या है, यक्स जो है कुल उस हैंडसेट का मूल्य है, तो यक्स का 75% ही कितने के बराबर है 9,000 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9,000। ठीक है, यक्स बराबर लिखोगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12,000, यानी खरीदने के लिए उसे कुल कितना चाहिए था 12,000 रुपये चाहिए था। अगर उसके पास 12,000 रुपये होता तो उस हैंडसेट को खरीद लेता। अच्छा, लेकिन है कितना उसके पास 9,000, फिर 2,000 उधार लेता है, 9,000 के बाद 2,000 उधार भी लेता है, तो कितना हो गया उसके पास 11,000 रुपये। क्या अब वह खरीद पाएगा, नहीं, क्योंकि अब भी उसके पास 1,000 क्या है कम है, 1,000 क्या है कम है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, बिल्कुल ए वाला विकल्प हमारा सही है। अच्छा, डी वाला विकल्प देख लें एक बार। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है, नहीं है। ठीक, पर्याप्त राशि नहीं है, बल्कि 1,000 रुपये क्या है कम है। अब जबकि कह रहा है कि हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास 1,000 रुपये बचेंगे, नहीं 1,000 रुपये कहाँ बच रहे हैं, उसके पास 1,000 रुपये पहले से ही कम है। क्लियर है, इस सवाल में कोई दम नहीं था, लेकिन प्रश्न अच्छा था। यूपीएससी 2019 में ये देखिए चौथा प्रश्न है पूछा गया है, यानी 4 से 5 प्रश्न जो है आपके पूछे जाने की संभावना है। किसी परीक्षा में ए ने बी से 20% अंक अधिक प्राप्त किए हैं, यदि बी ने ए से 5% अधिक। अभी देखो यही प्रश्न हम लोगों ने लगाया था 2021 में, मैं दिखा रहा हूं आपको 2021 वाले प्रश्न में। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ 20 है ना, तो वहाँ पर दिया है, यहाँ पे 40 है, वहाँ 20 दिया है, और यहाँ पे 10 दिया है, तो वहाँ पे 5 दिया है, आधा आधा कर दिया है, बस यही किया है। ठीक है, यहाँ पे वही किया है, यहाँ पे 20 किया है, यहाँ पे 5, वहाँ पी क्यू था, यहाँ ए और बी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जो गया वो तो दिया ही नहीं, बी का मतलब बी द्वारा प्राप्त अंक होगा, बी द्वारा प्राप्त अंक पूछा है, यानी बी ने कितना जो है अंक प्राप्त किया। तो ए ने बी से 20 अंक क्या है अधिक प्राप्त किए, तो अगर हम बी मान लेते हैं कि बी यक्स अंक अगर प्राप्त किया है, तो ए 20 अंक ज़्यादा प्राप्त करेगा, मतलब यक्स प्लस 20 अंक प्राप्त करेगा, यही तो मतलब हुआ। फिर कह रहा है कि वह 5% जो है क्या है कम अंक प्राप्त करता है, 5% कम, यहाँ पे कम होना चाहिए। ठीक है, 5% कम अंक। ठीक है, ये 5% कम अंक अगर वह प्राप्त करता है,
ठीक है। तो हमने बताया फार्मूला अभी जस्ट पीछे, तो अंतर जिससे तुलना किया जाएगा, तो किससे तुलना किया जा रहा है, ए से तुलना किया जा रहा है इंटू 100, और कितना प्रतिशत कम है, तो 5% कम है, बराबर 5 कर देंगे। अंतर अंतर करेंगे तो यक्स यक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल 20, और बटे ए की वैल्यू यानी यक्स प्लस 20 बराबर इंटू 100 बराबर 5। ठीक है, 5 से चाहे इसको आप काट सकते हो, तो 5 20 में 100, ये कट जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, तो ये 20 20 का गुणा हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो जाएगा, और ये उधर हो जाएगा, तो यक्स प्लस 20 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 400 माइनस कितना हो जाएगा 20, यानी आ जाएगा 380। कितना आ जाएगा 380, यानी हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी वाला विकल्प यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी भाई बहनों को, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलें। राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी। ठीक है, धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट को बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया उस व्यापारी मतलब राकेश को। राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सका। खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट कितनी थी। ठीक है, तो प्रस्तावित छूट जो है कितनी थी, उसके पास 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी। कितनी धनराशि थी, 8 मोबाइल खरीदने के लिए धनराशि थी। ठीक है, लेकिन वो खरीद कितना सका, तो वो कितना खरीद सका, 8 जो है 10 मोबाइल हैंडसेट जो है खरीद सका। तो छूट पूछ रहा है कि छूट जो है कितना है था। ठीक है, 8 मोबाइल, ठीक है, तो 8 मोबाइल खरीदने के लिए उसके पास शुरुआत में धनराशि थी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 8 मोबाइल वो जो खरीदा है, ठीक है, यानी उसके पास यक्स रुपए है। कितना है, राकेश के पास, हम मान लेते हैं राकेश के पास 100 रुपया है। ठीक है, तो एक मोबाइल का दाम कितना होगा, मैं पूछूं कि अगर जब छूट नहीं दिया था तब, छूट से पहले एक मोबाइल का दाम, छूट से पहले एक मोबाइल का दाम कितना होगा, तो आप कहोगे यक्स बटे 8 रुपये, यही तो होगा छूट से पहले। अच्छा, लेकिन छूट के बाद वह कितने मोबाइल खरीद पाया, 10 मोबाइल खरीद पाया। ठीक है, तो ये छूट से पहले मोबाइल का क्या था, कास्ट प्राइस था, छूट से पहले मोबाइल का कास्ट प्राइस था। अच्छा, छूट के बाद जो है वह कितने में छूट के बाद वह 10 मोबाइल खरीदता है। ठीक है, तो एक मोबाइल का कास्ट कितना पड़ेगा, तो भाई आप कहोगे भाई पैसे तो उतने ही थे, लेकिन उतने ही पैसे में वो 10 खरीद लिया, तो एक मोबाइल का दाम हो गया भाई यक्स बटे 10 रुपये हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये खरीद पाया इतना, क्लियर है। अच्छा, अब छूट की जो परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना जो है छूट दिया गया। ठीक है, छूट कितना दिया गया, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये क्या है आपका, ये जो है जब उसके पास जितना पैसा यक्स रुपये उसके पास था, ठीक है, यक्स रुपये उसके पास था, एक मोबाइल का कास्ट उसके पास कितना हुआ है, तो एक मोबाइल का जो कास्ट पड़ रहा था वह पड़ रहा था यक्स बटे 8 रुपये। ठीक है, कितना पड़ रहा था, यक्स बटे 8 रुपये। तो यक्स बटे 8 में से हम यक्स बटे 10 को घटा देंगे, यानी अंतर, फार्मूला आप जानते हैं कि अंतर बटे यक्स बटे क्या हो जाएगा 10, यक्स बटे 8, सॉरी यक्स बटे यहाँ पर यक्स बटे 8 और इंटू 100। ठीक है, अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तो यक्स बटे 8 माइनस यक्स बटे 10, तो अंतर हो जाएगा एलसीएम 80 हो जाएगा, 80, ये 10 यक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 यक्स हो जाएगा, यानी 2 यक्स बटे 80 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2x बटे 80 हो जाएगा, और बटे में क्या है यक्स बटे 8 है, और इंटू 100। 8 मतलब जो पुराना था, जितना एक मूल्य का था, एक मोबाइल का दाम था। ठीक है ना, तो यहाँ पर यक्स से यक्स कट गया, 8 दहा में 80 हो गया, यानी हो गया 2 बटे 10 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 10 दूनी 20%, यानी 20% का उसने क्या दिया, छूट दिया। कितने का, 20% का छूट वह देता, यानी बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। फिर से समझ लें ध्यान से, मान लिए राकेश के पास 100 रुपये है, अब 100 रुपये में वह
छूट से पहले यक्स रुपये में वो कितने मोबाइल खरीदता, 8 मोबाइल, तो एक मोबाइल का कास्ट वो कितना होता है, यक्स बटे 8 रुपये होता। अच्छा, लेकिन जब छूट देता है तो वो 10 मोबाइल खरीदता है, तो इसलिए एक मोबाइल कितने में खरीद पाएगा वह, तो यक्स बटे 10 रुपये में खरीद पाएगा। अब छूट प्रतिशत क्या होता है, तो अंतर हम लिखेंगे बटे जो पहले वाला मूल्य है। पहले वाला मूल्य मतलब एक मोबाइल का दाम, पहले वाला मूल्य कितना था, यक्स बटे 8, पहले वाले मूल्य पर ही निकाला जाता है, यानी जो अंकित मूल्य होता है। ठीक है, तो अंतर बटे यक्स बटे 8 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अंतर कितना है इन दोनों रुपयों का, एक एक मोबाइल का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वह हमने अंतर यहाँ पे निकाल लिया था 2 यक्स बटे 80। हमने यहाँ लिख दिया अंतर 2 यक्स बटे 80 बटे यक्स बटे 8, हल कर दिया, 20% आ गया। तो इसका मतलब 20% का उसको क्या देता है, छूट देता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ये रहा आपके सामने, गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा और उसे 10% लाभ लेकर राम को बेच दिया। बाद में राम उसे वापस 10% हानि उठाकर बेच दिया जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कैसे आपको लगाओगे, पहले 10% लाभ पर अगर बेचता है तो भाई 10, ठीक है, 10 माइनस 10 फिर माइनस 10 इंटू 10, ठीक है। लेकिन वो दोबारा किसको बेचता है, तो इस तरह से नहीं, पहले इसको कर लेते हैं बहुत आसान वे में। मान लेते हैं 100 रुपये जो है, 100 रुपये में वह सेल फोन खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया राम को। 10% लाभ पर किसको बेच दिया, राम को। तो 10% इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 10% लाभ का मतलब 110 बटे 100। तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 110 रुपये। यानी राम कितने में प्राप्त किया, 110 रुपये में। फिर राम क्या करता है, 10% हानि पर बेचता है। तो 110 रुपये में खरीदा था राम ने, तो 10% हानि का मतलब कितना हो जाएगा, 90 बटे 100 हो जाएगा। 90 बटे 100 का मतलब 11 9 99। यानी वह क्या करता है, 99 रुपये में फिर पुनः किसको देता है, गोपाल को देता है। तो गोपाल को देता है। गोपाल ने पहले कितने में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था, फिर गोपाल उसको 99 रुपये में फिर दे देता, तो कितना, 1 रुपये का उसको क्या होता है, लाभ होता है। 1 रुपये का मतलब 1%, यानी 1% का उसको क्या होता है, लाभ होता है। तो गोपाल को 1% का यहाँ पर लाभ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए P कह रहा है कि P बराबर A का 40%, B का 65%, ठीक है, ये दिया हुआ है, जहां A B से बड़ा है, यानी A इज ग्रेटर देन क्या है, B है। ठीक है, अगर हम A का मान 100 मान लें और B का मान 50 मान लें, ठीक है, इस कंडीशन में अगर इसको हम हल करें तो A का हम मान कितना माने, 100, तो A का 40% का मतलब 40 हो जाएगा, यानी P की जो वैल्यू आएगी A का 40%, A का 40% मतलब 100 का 40%, 100 का 40 का मतलब 40 ही होता है। और B का 65% यानी 50 का 65% अगर निकालें तो 50 का 65% का मतलब हो गया कि 65 बटे 100। और इस तरह से ये आ जाएगा 40 प्लस एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, यानी 65 का आधा हो जाएगा, तो 32.5, और 32.5 का मतलब हो गया ये 72.5। ठीक है, अच्छा, अब Q का अगर हम मान निकालें तो Q का मान यहाँ पर 50 हो जाएगा, क्योंकि A का 100 है तो 100 का 50% 50 हो गया, और B का 50% का मतलब आधा, यानी 25 हो गया। तो 25 और 50 कितना हो जाएगा, 75 रुपये। यानी यहाँ पर Q का मान बड़ा हो गया और P का मान क्या हो गया, छोटा हो गया। सपोज दैट A इज ग्रेटर देन B, अगर हम A का मान 100 मान लें और इसका मान 99 मान लें, तब यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाता है कि P की वैल्यू बड़ी हो जाती है और Q की वैल्यू छोटी हो जाती है। तो अलग अलग कंडीशन आ रहे हैं, तो मतलब ये दोनों ही कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होंगे। अब इसके बराबर भी नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई निष्कर्ष निश्चित रूप से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम A का मान 100 मान लें और B का मान 99 मान लें, तो ऐसे कंडीशन में P की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और Q की वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, यानी अलग अलग कंडीशन आ रहा है। जब हमने A का मान, भाई कह रहा है कि A B से बड़ा है, तो हमको तो A को तो बड़ा ही मानना है। दोनों कंडीशन में A ने हमने बड़ा ही माना है, एक में हमने 100 मान लिया, एक में 50 मान लिया, तो ये P की वैल्यू ये आ गई, Q की वैल्यू ये आ गई, मतलब Q बड़ा है, P क्या है, छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में ये B वाला फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम A का मान 100 मान लें, B का मान 99 है, तो वही A इज ग्रेटर देन B, जैसे यहाँ पे है वैसे हमने अलग वैल्यू कर लिया।
तब इसमें क्या होता है कि इसमें P की वैल्यू, अगर इसको सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू ज़्यादा आएगी, Q की वैल्यू कम आएगी, मतलब अलग अलग वैल्यू आ जा रही है, मतलब पहला वाला फॉलो कर रहा है। हो सकता है कुछ ऐसे कंडीशंस भी हो कि P और Q के मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऑप्शन में तो हमको केवल एक ही चूज करना है। तो लेकिन उपयुक्त निष्कर्ष निश्चित रूप से नहीं निकाला जा सकता कि चाहे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में ऐसा होता कि A B C तीनों हो सकते हैं तो हम वही टिक करते, लेकिन चूंकि निश्चित रूप से कोई नहीं निकाला जा सकता तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो यह प्रश्न आपका 2017 में प्रश्न जो है आया हुआ है। किसी शहर में 12% परिवार एक वर्ष में 30,000 से कम कमाते हैं। 12% परिवार ऐसे हैं, 12% परिवार ऐसे हैं जो 30,000 रुपये से कम कमाते हैं, 30,000 रुपये से कम कमाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है 6% परिवार, 6% परिवार क्या करते हैं, 20,000 से अधिक कमाते हैं, सॉरी 2 लाख से अधिक कमाते हैं। कितना, 2 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक कमाते हैं। ठीक है, यानी 6% ऐसे परिवार हैं जिनका वार्षिक जो है 2 लाख से अधिक है। 22% परिवार ऐसे हैं, 22% परिवार ऐसे हैं जिनकी 1,000 से 1 लाख से अधिक कमाते हैं, यानी उनकी जो वार्षिक आय है वो 1 लाख से अधिक है, 1 लाख से अधिक है। ठीक है, ये भी समझ में आता है। 990 परिवार 30,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं। 990 परिवार एक वर्ष में, ठीक है, 990 ये जो परिवार हैं ये किस में कमाते हैं, 30,000 से 1 लाख के बीच, 30,000 से 1 लाख के बीच ये कमाते हैं। ठीक है, के बीच कमाते हैं 990 परिवार। ठीक है, तो पूछ रहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस यहाँ सुधारेंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं देख लेता हूँ क्या है यहाँ पे। यहाँ पर है कि कितने परिवार एक वर्ष में, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कितने परिवार एक वर्ष में 1 लाख से 2 लाख के बीच में, ठीक है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में, ठीक है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं। ऐसे कितने परिवार हैं जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमाते हैं। तो अब यहाँ पर देखें ध्यान से, ठीक है, 1 लाख से अधिक कमाने वाले परिवारों की संख्या, परिवारों का प्रतिशत कितना है, 22%। अच्छा, 1 लाख से अधिक तो 2 लाख से भी हो, इसी में तो ये भी शामिल है। तो ये 6 जो है प्रतिशत है जो 2 लाख से अधिक है। जैसे अगर कोई 3 लाख, मान लो 2.5 लाख कमा रहा होगा, तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि वह 2.5 लाख 1 लाख से भी अधिक है और 2 लाख से भी अधिक है। यानी हम इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे 6%, तो ये कितना हो जाएगा, 14%। 14% परिवार ऐसे हैं जो केवल 1 लाख से अधिक और 2 लाख के बीच में, 1 से अधिक 2 लाख के बीच में, ठीक है, ये क्या है, 1 से 2 लाख के बीच वाले परिवार हैं, 1 से 2 लाख के बीच वाले परिवार, अगर हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है, प्लस 12% और हैं, ठीक है, और ये जो 6% जो 2 लाख से अधिक कमाते हैं। ये 14% कौन था, ये 14% वह परिवार था जो 1 और 2 लाख के बीच में, ये 12% 30,000 से कम, और ये 6% 2 लाख से अधिक। ठीक है, तो ये कुल कितना हो गया कि 14 और 26 और 12, 20 और 12 हो जाएगा आपका 32%। ये 32% कैसे परिवार हैं, 14, 26 और 12, ठीक है ना, 22 में से 6 घटा दिया, 14 नहीं सॉरी, यहाँ पे 16 हो जाएगा भाई। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16, है ना, 22 में से 6 घटा दिया 16। ठीक है, तो 16 और 6 22, 12 34%, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34%, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34%। तो जो 34% क्या है, 34% टोटल हैं जिनकी आय है। ठीक है, कुल कितना होता है, 100% होता है, कुल कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% होता है।
अब 100% में से ये 16% 1 से 2 के बीच में, और ये 12% जो है 30,000 से कम, और 6% वो परिवार थे जो 2 लाख से अधिक रुपये जो है कमा रहे थे। ठीक है, तो कुल होता है 100%। 100 में से अगर हम 34% घटा दें, 34% घटा दें तो ये हो जाएगा आपका 66। कितना आ जाएगा? 66%। अब ये 66% कौन है? ये 66% वही है जो कि 990 परिवार वाले हैं जिनकी आय 30,000 से अधिक है लेकिन 1 लाख से कम है। ये वही है 66%। तो ये 66% किसके बराबर है? तो 66% ये 990 परिवार के बराबर है। ठीक है, तो 690 मतलब 990 बटे 66, ठीक है, और इंटू क्या कर लोगे? 100। ये कुल परिवार आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, कुल परिवार। तो अब काट लो भाई, 33 तियाई, 33 दूना 66 और 33 तिया यानी 30 आ जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो ये 15 आ जाएगा। अब 15 में 100 का गुणा हो गया, 1500 परिवार। कुल परिवार कितने हैं? 1500 परिवार हैं, क्योंकि 66% की वैल्यू कितने परिवार के बराबर है? 990 परिवार के बराबर है। ठीक है, ये 66% कौन थे? ये 66% वह व्यक्ति था जो 30,000 से 1 लाख के बीच में कमा रहा था। ठीक है, और ये जो 34% है इसमें 16% 1 से 2 लाख के बीच वाले, 6% 2 लाख से अधिक वाले, और 12% 30,000 से कम वाले। क्लियर है? तो 1500 परिवार टोटल आ गए। तो पूछा क्या है? पूछा है 1 से 2 लाख के बीच में, और 1 से 2 लाख के बीच में मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया कि 1 से 2 लाख के बीच में कितने प्रतिशत है? 16%। तो 1500 का आप निकाल लोगे 16%, और 16% का मतलब 16/100, जो भी 0 से 2 0 कैंसिल, 15 छक्का 90, 15 एक का 15 और 9 40, 240। यानी कुल कितने परिवार हैं? 240 परिवार हैं। बी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जिनको ना समझ में आया हो वो कमेंट करें। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थियों को 40% अंक चाहिए। तो मैंने आपको बताया ही है 40% अंक चाहिए, और 30 अंक अगर वह मिलते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता, तो अगर 30 अंक पा जाता तो वो पास हो जाता। तो 30 में 30 आप जोड़ लो। इस तरह के मैंने आपको बहुत प्रश्न बताए हुए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 40 और इंटू 100 कर लो, 0 से 0 काट लो, ये हो जाएगा 25, 25 छक्का 150। यानी पूर्णांक कितना है? तो पूर्णांक ही अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक, तो पूर्णांक कितना है? 150 अंक। ठीक है, इस तरह के प्रश्न मैंने बहुत कराए हैं आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 20, और यह जो है 2018 में आया हुआ प्रश्न है। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचकर x% लाभ कमाता है, तथापि जब वह वस्तु को 20 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है कि जितनी वस्तु पर उसको बेचने पर हानि होती है। तो हमने आपको क्या बताया? जो ये रुपया है इन दोनों को जोड़ लीजिए, 40 + 20 और 2 से भाग दे दीजिए, यानी कितना आ जाएगा? 30 रुपये। 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60, और 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30 रुपये। हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सरल थे, बहुत ही आसान थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल, भले 1-2 प्रश्न में जो है कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ जाता है, तो लेकिन आपको याद आएगा जब सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। तो सभी पहले सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो पहले प्रीवियस यानी परसेंटेज से उठाइए, परसेंटेज से लेकर के प्रॉफिट लॉस, और आपका जो प्रॉफिट लॉस के बाद जो डिस्काउंट वाला चैप्टर था, सभी को एक तरह से नोट्स बनाकर उसको प्रॉपर पढ़ लीजिए, और तब इस प्रश्न को सभी को हल करिएगा, तभी आपको समझ में बातें आएंगी। और जिनका बेसिक बिल्कुल भी अगर कमज़ोर है तो यह उनके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक अगर आपका एकदम कमज़ोर है ना, तो उसके लिए अलग से मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा। मार्च अप्रैल में आपका जो है लॉन्च होगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिनका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।